जैसा कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपका आईटी का पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन करवाइए, क्योंकि हम 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर के आपके क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम 7 अंकीय क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे खत्म करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हो गया आपका, ठीक है, 19 हो गया और 20, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये 7-7 नंबर के होते हैं और इनकी शब्द सीमा जो होती है ना 200 तक होती है। 200 वर्ड में आपको इनका आंसर लिखना होता है, ठीक है। सो मैंने बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा है जैसा एग्जाम में लिखा जाना चाहिए। अब हम समझते चलेंगे आसानी से कि कैसे आपको लिखना है, कैसे याद करना है। इतना तो आप रट लोगे नहीं, ठीक है। इतना जो क्वेश्चन बड़ा आंसर लिखना होता है उतना तो पूरा रट के जा नहीं सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, समझ करके चीजों को अपने हिसाब से लिखना है। कैसे लिखना है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे आसानी से, ठीक है। और पिछले वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको 3 अंकीय, 5 अंकीय और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। देखो, 7 अंकीय क्वेश्चन यहाँ से अपने स्टार्ट हो रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को समझ लोगे तो आसानी से आप लिख दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के हायर चांसेस हैं। ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 7 अंकीय में इंपोर्टेंट है। ट्रैक चेंज क्या है? एक्सेप्ट ट्रैक चेंज और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंज, ठीक है। एक ही अंतर है इनमें। इसमें केवल ट्रैक चेंज है, इसमें ऑल ट्रैक चेंज है ना। इन बटनों के बीच में अंतर क्या होता है और यह होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे समझते हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो पहले अगर किसी चीज को पूछा है तो उसको पहले हेडिंग डालो, उसकी परिभाषा लिखो बढ़िया से, छोटे शब्दों में आसानी से समझाती हो कि ये चीज होती है, ठीक है। और फिर अंतर वगैरह है और या प्रकार वगैरह पूछे गए तो उसको पॉइंट में बना करके लिखो, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखो, अब हम ट्रैक चेंज समझते हैं। ट्रैक परिवर्तन लिब्रे ऑफिस राइटर की एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक और संपादन सुविधा होती है। जब इसे सक्रिय किया जाता है तो दस्तावेज में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में किया गया प्रत्येक परिवर्तन, जैसे अक्षरों का हटाना, नया टेक्स्ट जोड़ना या फॉर्मेटिंग बदलना, ये सारा कुछ क्या होता है, एक ट्रैक हो जाता है, एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये परिवर्तन आमतौर पर रंग में या स्ट्राइक थ्रू के साथ दिखाई देते हैं ताकि लेखक उन्हें पहचान सके। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब एक ही फाइल पर कई लोग क्या कर रहे हो, समीक्षा कर रहे हो, मतलब कई लोग उस पर एडिट कर रहे हो, कई लोग उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, है ना। तो एक तरीके से जो जो चेंजेस उनके द्वारा किए जाते हैं, ये ट्रैक चेंज उसको ट्रैक करता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत, ठीक है। और उसमें सुरक्षात्मक और संपादन, यानी कि एक तरीके से एडिटेबल जो चीज हो सकती है, एडिट करने के लिए सबको सुविधा प्रदान करती है ना। हम जितने भी लोगों को उसका एक्सेस देंगे, वो लोग इसकी समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसको संपादन कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं जिसमें हम अक्षरों को हटाना, जोड़ना या फिर टेक्स्ट जोड़ना, ठीक है, फॉर्मेटिंग बदलना वगैरह हो जाता है। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और ये अलग रंग या स्ट्राइक थ्रू के साथ दिखाई देते हैं, मतलब या तो कुछ तरीके से मतलब अलग दिखेगा, हाँ, कि ये चेंज किया गया है। तो यही जो है चीज ट्रैक चेंज है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अंतर क्या है, एक्सेप्ट ट्रैक चेंज और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंज। देखो, इस बटन का उपयोग तब किया जाता है जब लेखक केवल चयनित या वर्तमान परिवर्तन से सहमत होता है, ठीक है। इसका केवल उपयोग तभी किया जाता है जब केवल कोई चीज हमने सेलेक्ट कर ली है, एक चीज, जैसे हमने ये रिव्यू सेलेक्ट कर लिया और हम चाह रहे हैं कि इसी का चेंज करें, ठीक है। तो यही केवल परिवर्तन होगा उसमें, है ना। एक्सेप्ट ट्रैक चेंज में केवल एक ही परिवर्तन होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने पर केवल वही बदलाव दस्तावेज या स्थायी हिस्सा बन जाता है, जब अन्य परिवर्तनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन लेकिन एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंज में क्या है, इस बटन का उपयोग तब किया जाता है जब लेखक दस्तावेज में किए गए सभी परिवर्तनों को एक साथ स्वीकार करना चाहता है, ठीक है। मतलब जितने भी चेंजेस किए हैं उन्हें वह एक्सेप्ट करना चाहता है, तो एक्सेप्ट ऑल ट्रैक, ठीक है, समझ गए ना। जितने भी चेंजेस ट्रैक किए गए उन सभी को एक्सेप्ट करना, सभी, ऑल, ठीक है। तो यही है एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंज। ये दोनों चीजें याद रखना। ट्रैक चेंज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित को परिभाषित करें, यानी कंसोलिडेट फंक्शन एंड गोल सीक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोल सीक का अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हमने 5 अंकी में कंप्लीट भी कराया इसको, 3 नंबर में भी क्वेश्चन शॉर्ट है इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सीक। सबसे पहले तो देख लेते हैं समेकित फंक्शन, यानी कि कंसोलिडेट फंक्शन। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक डेटा प्रबंधन उपकरण है। इसका उपयोग कई अलग अलग रेंजों या वर्कशीट के डेटा को एक मास्टर सूची में संयोजित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 4 अलग अलग क्या होते हैं, प्रकारों की शाखाओं की बिक्री रिपोर्ट अलग अलग सीटों पर है। इसको कंसोलिडेट फंक्शन के माध्यम से आप उन सभी डेटा को जोड़ने के लिए हम सम का यूज करते हैं ना, सम एक ही तालिका में कुल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
यह औसत, गिनती और अन्य गणनाएं भी कर सकता है। यह बड़े डेटा और सेट के विश्लेषण को सरल बनाता है और गणना में होने वाली त्रुटियों को कम करता है। ठीक है। तो एक तरीके से ये कैसा एक कंसोलिडेट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम बहुत सारे डेटा को भी जोड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डेटा है हमारे पास, ठीक है, उस डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनेज डेटा को मैनेज करने का एक उपकरण हो सकता है, टूल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कई सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, अलग अलग सीट्स पर रिपोर्ट्स हैं। तो इस फंक्शन कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग करके हम डेटा को जोड़ सकते हैं और एक ही तालिका में उन सारे डेटा का पूरा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं कि क्या एवरेज है इसका, क्या गिनती वगैरह, काउंट, सारी गणनाएं भी ये कर सकता है। तो ये एक फंक्शन है हमारे लिए जो कि जरूरी है बहुत सारे डेटा को एक साथ गणना करने के लिए और ये डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इतना याद रहेगा। गोल सीक याद कर लेते हैं। गोल सीक गोल सीक एक व्हाइट इफ विश्लेषण टूल है जो कि रिवर्स कैलकुलेशन, विपरीत गणना पर आधारित होता है। ठीक है, अब आपने अभी वो देखा ऊपर, हमने जो अभी पढ़ा कंसोलिडेट फंक्शन, ठीक है, वो किससे संबंधित था? वो डेटा को मैनेज कर रहा था, डेटा की गणना कर रहा था, डेटा की पूरी वैल्यू निकाल करके हमें दे रहा था। अब ये क्या करता है? ये व्हाइट एफ विश्लेषण टूल है जो कि रिवर्स कैलकुलेशन पर आधारित होता है। ठीक है, सामान्यतः हम फॉर्मूला में इनपुट डालते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन गोल सीक में हम सॉफ्टवेयर को वांछित परिणाम यानी कि जो टारगेट परिणाम होता है वो पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से एक विशिष्ट इनपुट सेल को मान तक बदलता है। जब तक कि वह परिणाम प्राप्त ना हो जाए तो वो उसी परिणाम के लिए पूरी पूरी गणनाएं करके फिर हमें वही परिणाम एक्चुअल में दे भी देता है। ठीक है, बस इतना हो जाता है कि कंप्यूटर उसको चेक कर देता है कि हाँ जी ये सही है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप जानते हैं कि आपको कार खरीदने के लिए कुल 50,000 रुपए की मासिक आय चाहिए, तो गोल्डसीक आपको बता सकता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी बिक्री या निवेश कितना होना चाहिए। यह वित्तीय नियोजन के लिए उत्कृष्ट उपकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपका दिया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना बिल्कुल से। ठीक है, बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना इसको। गोल्डसीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो उसी प्रकार से लिखा है ना, एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों का अलग समझाया गया है, हाइपरलिंक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है, यही फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, हाइपरलिंक देखेंगे। हाइपरलिंक दस्तावेज का एक ऐसा तत्व या टेक्स्ट या इमेज है जिस पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता क्या करता है? एक स्थान पर पहुंच जाता है। यह स्थान उसी दस्तावेज का कोई अन्य भाग, कंप्यूटर की कोई अन्य फाइल या इंटरनेट पर कोई वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो अब जैसे ये आपने कोई भी मेरे ही कई पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, जैसे मैं उनमें यूट्यूब चैनल की लिंक दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ, तो आप लोग उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, वो लिंक होती है, हाइपर लिंक कह सकते हो। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो आप टेलीग्राम पर पहुंच जाते हो। ठीक है, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर किसी पर क्लिक करोगे आप सीधे क्या पहुंच जाओगे? अगले वीडियो पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अगले टेक्स्ट या इमेज का एक तत्व होता है जिस पर क्लिक करते ही आप क्या पहुंच जाते हो? अन्य भाग, कंप्यूटर का अन्य फाइल या इंटरनेट पर कोई वेबसाइट हो सकती है या फिर कोई वीडियो वगैरह हो सकती है यूट्यूब पर, जो कि खुल जाती है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या है? डिजिटल दुनिया में सूचनाओं को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम है। इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला कह रहा है भैया एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसमें। वह लिंक है जो कि गंतव्य फाइल का पूर्ण और निश्चित मार्ग, गंतव्य बोले तो जहां तक आपको जाना है ना, जिस चीज की वो लिंक है और जहां आप पहुंच जाएंगे वो गंतव्य स्थान हो जाएगा आपका, गंतव्य फाइल। ठीक है, स्टोर करता है उसको, निश्चित मार्ग को स्टोर करके इसमें ड्राइव का नाम, सभी फोल्डर्स, फाइल का नाम शामिल होता है। उदाहरण के लिए तौर पर आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, रिपोर्ट है डॉक्यूमेंट्स की, है ना, 2024 की ईयर की रिपोर्ट एक तरीके से। ठीक है, तो ये इसका फाइल फॉर्मेट रहेगा। यदि आप अपनी मुख्य फाइल को कहीं और ले जाते हैं तो यह लिंक तब काम करेगा जब तक लक्ष्य फाइल सी ड्राइव, है ना, सी ड्राइव है जो आपकी, उसी फोल्डर में रहेगी। लेकिन यदि आप फाइल को दूसरे कंप्यूटर पर ले जाते हैं तो यह लिंक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिंक, हाइपरलिंक एक ऐसी चीज है, अगर आप अन्य कंप्यूटर में से ले जाते हैं, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगी। सी ड्राइव के उसी फोल्डर में अगर ये रहे तब ये काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखना। अब है रिलेटिव हाइपरलिंक। यह लिंक वर्तमान फाइल के स्थान के संदर्भ में लक्ष्य फाइल का मार्ग बताता है। यह पूर्ण पते के बजाय सापेक्ष पते का उपयोग करता है ना, एड्रेस का उपयोग करता है। उदाहरण पर हम बात करें तो यदि दोनों फाइलें एक ही फोल्डर में हैं तो पता केवल रिपोर्ट डॉट ओटीटी होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आप फाइलों को, पूरे फोल्डर संरचना को एक कंप्यूटर के से दूसरे कंप्यूटर या पेन ड्राइव में स्थानांतरित करते हैं तब भी ये लिंक काम करते हैं। तो मतलब ज्यादा फायदेमंद कौन है? रिलेटिव हाइपरलिंक, बिकॉज ये शेयर करने पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरे कंप्यूटर में भेज दो ये फिर भी बाकायदा काम करेंगे जैसे ये कर रहे थे, बिकॉज इसका जो फाइल का नेम है इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है, एड्रेस रहेगा वो ऐसा रहेगा और ये काम करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत सारे स्टार लगा लो। डीबीएमएस 3 नंबर क्वेश्चन में था, 5 नंबर क्वेश्चन में था, 7 नंबर में भी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके विभिन्न डेटा मॉडल्स का चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके लाभ लिखिए। लाभ 5 नंबर में पढ़े हमने, तो जाकर के वीडियो देखना है, इसके बाद पहले ये कंप्लीट करो। देखो हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेटाबेस बनाने, उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसे डेटा को संशोधित करके और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मतलब एक तरीके का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेटाबेस को बनाने, उसमें डेटा को स्टोर करने, उसे संशोधित करने और उसे मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिस्टम है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। विभिन्न डेटा मॉडल क्या हो सकते हैं, इनको चित्र सहित बताना है, तो चित्र आप लोग अपनी बुक से जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको केवल डेटा मॉडल्स के प्रकार बता रहा हूँ जो जो हो सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है हियरेरिकल मॉडल। ठीक है, पदानुक्रमित मॉडल इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन आप ये याद रखें हियरेरिकल मॉडल। ठीक है, इसमें डेटा को एक पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें एक रूट होता है, उससे कई शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड संबंध, एक चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, ये क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, और देखो इसकी संरचना, हियरार्किकल डेटा मॉडल की संरचना कैसी होती है? एक ट्री नुमा संरचना होती है जिसमें एक रूट होता है नीचे। ठीक है, रूट इस प्रकार से होती है। ठीक है, और इसमें से कई शाखाएं निकलती हैं, ये पेड़ टाइप, इस तरीके से संरचना आप इसकी बना सकते हो। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट कह रहा है नेटवर्क मॉडल। यह हियरार्किकल मॉडल का उन्नत रूप है। इसमें एक रिकॉर्ड के कई पेरेंट हो सकते हैं। इसमें क्या था, एक चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट। ठीक है, एक कोई रिकॉर्ड है हमारे पास, उसका एक ही पेरेंट होगा। इसमें क्या होता है कि कई पेरेंट हो सकते हैं एक रिकॉर्ड के, है ना। यह जटिल संबंधों को ग्राफ संरचना के माध्यम से दर्शाता है। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल में हमें क्या, ग्राफ संरचना के दौरान हमें अपना क्या दिखाई देता है, डेटा दिखाई देता है। यह उन्नत रूप है डेटा का एक। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि रिलेशनल मॉडल। ठीक है, यह सबसे लोकप्रिय मॉडल है। इसमें डेटा को तालिकाओं या टेबल्स में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, है ना। इन तालिकाओं के बीच संबंधों को प्राइमरी और फॉरेन की के माध्यम से जोड़ा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में हमने इसको बढ़िया तरीके से पढ़ा था, तो वो वीडियो में देख लेना। बिल्कुल पूरी कीज हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, ठीक है, किस तरीके से इनका यूज होता है और कैसे ये काम करते हैं लिब्रे ऑफिस बेस में। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है, ये सारी चीजें देखी थी। नेक्स्ट है आपका जो मॉडल है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है, जैसा कि प्रोग्रामिंग भाषाओं में होता है। तो ये आपको बिल्कुल से याद रख लेना है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम वगैरह आपको जरूर से बनाने हैं, और ये आपको देखो यार बुक से देख लेना, जहां से भी मिले बिल्कुल याद कर लेना, बना लेना, 1-2 बार बन जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर आपको ये प्रोवाइड करा सकूं। कह रहा है कि की क्या है? ठीक है, डीबीएमएस की विभिन्न कीज को उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। ठीक है, कीज, प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज, फॉरेन कीज। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो तो कीज पहले तो क्या होती है भैया समझ लेते हैं। डेटाबेस में कुंजी एक ऐसा कॉलम या कॉलमों का समूह होता है जिसका उपयोग तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानने, विभिन्न तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। कुंजियों के बिना डेटाबेस में डेटा का प्रबंधन और सटीकता संभव ही नहीं है। ठीक है, कीज के कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी कीज हो गई, कैंडिडेट कीज हो गई, फॉरेन कीज हो गई, ठीक है, कंपोजिट कीज हो गई। ये सारी कीज आपको दी गई हैं, सामने आप देख सकते हो। कंप्लीट आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्राइमरी कीज क्या होती है, तो यह तालिका यानी कि जो टेबल होती है उसकी वह फील्ड होती है जो कि प्रत्येक रिकॉर्ड को बिल्कुल अलग यानी कि यूनिक तरीके से पहचानती है। ना तो यह खाली रह सकती हैं और ना ही दोहराई जा सकती हैं। ठीक है, मतलब किसी छात्र का रोल नंबर मान लो आप उदाहरण के तौर पर, अब भाई दोहराई तो जा नहीं सकता, किसी का रोल नंबर 2 जनों का एक जैसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये चीज होती है इसमें, है ना, मतलब ये अलग ही तरीके से यूनिक होती हैं, कहा जाना कि ये यूनिक पहचानता है। और ना तो ये खाली रह सकती हैं और ना ही ये दोहराई जा सकती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर टेबल में किसी भी छात्र का रोल नंबर वगैरह। अब होती है कैंडिडेट कुंजी या कैंडिडेट की। एक जो टेबल होती है उसमें सभी कॉलम जो प्राइमरी की बनाने की, ठीक है, की लिखा है, प्राइमरी कीज बनाने की योग्यता रखते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट कीज कहलाती हैं। छात्र तालिका में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों कैंडिडेट की हैं। ठीक है, कैंडिडेट की है, इसके उदाहरण हैं, तो ये बिल्कुल से याद रखना, उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। नेक्स्ट है फॉरेन की।
इसमें यह जो टेबल में यह कॉलम है जो दूसरी तालिका को प्राइमरी की से जुड़ा होता है। इसका उपयोग दो तालिकाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण पर लाइब्रेरी तालिका में रोल नंबर और एक फॉरेन की होगी जो स्टूडेंट तालिका से जुड़ी होती है। ठीक है, तो मतलब ये जोड़ने का काम करती है प्राइमरी कीज को फॉरेन की से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोजिट की भैया। कंपोजिट की जब किसी एक कॉलम से रिकॉर्ड की पहचान संभव ना हो तो और दो या दो से अधिक कॉलम मिलकर रिकॉर्ड को विशिष्ट बनाए तो ये होती है आपकी कंपोजिट की, है ना। उदाहरण पर कक्षा और सेक्शन का संयोजन अगर हम करें तो ये कंपोजिट की के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल्स क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बहुत सारे स्टाइल लगा लेना। स्टाइल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टाइल क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया है पिछले वर्ष में, है ना। स्टाइल क्या है समझाइए, और स्टाइल की 5 श्रेणियों को समझाइए। बिल्कुल से क्वेश्चन करना है, 2025 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में समझ लेते हैं भाई ये चीज को। पहले तो स्टाइल को समझ लेते हैं। स्टाइल जो होता है फॉर्मेटिंग विकल्पों का एक समूह है जिसे एक नाम दिया जाता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न तत्वों को त्वरित और सुसंगत रूप से फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब स्टाइल क्या होता है, एक तरीके से फॉर्मेटिंग होती है जो ना हमारी उसका एक विकल्प का एक ग्रुप होता है ना, जिसका नाम हम देते हैं और इसका उपयोग दस्तावेजों के विभिन्न तत्वों को तुरंत या सुसंगत रूप से फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग के लिए हम स्टाइल्स का यूज करते हैं जो कि हमारे विकल्पों के अंतर्गत ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, पर मतलब उपस्थित होता है। और स्टाइल की 5 प्रमुख श्रेणियां बताई हैं, चलिए हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है पैराग्राफ स्टाइल, सेकंड कह रहा है कैरेक्टर स्टाइल, थर्ड कह रहा है पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। देखो भाई स्टाइल बहुत स्टाइल हो रही है। चलो, यह पूरी पैराग्राफ की उपस्थिति को नियंत्रित करता है, जैसे लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट वगैरह, है ना। और टेक्स्ट फॉन्ट, यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टाइल है, बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्टाइल। यह पैराग्राफ के भीतर केवल चयनित टेक्स्ट या शब्दों पर लागू होती है। ठीक है, मतलब हम किसी को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, उसे हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। बोल्ड मतलब देखो जैसे ये पैराग्राफ स्टाइल आपको ज्यादा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा होगा तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे आप कोई चीज यहाँ पे तिरछे में लिखते हो, ऐसे देखो इटैलिक, तो वो इटैलिक कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये लिख दिया, तो ये क्या दिख रहा है, इंडिया आपको कैसे लिख रहा है, इटैलिक, मतलब इस तरीके से। आप समझ गए ना, है ना। इटैलिक आप सभी समझते हो। बोल्ड ये हो गया अपना, बोल्ड में लिखा है। ठीक है, और बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं हम। ठीक है, और अगर हमें स्ट्राइक करनी है उसमें तो ऐसी लाइन कर सकती है। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो वो चीजें, तो ये हम चयनित टेक्स्ट को केवल हम उसे सिलेक्ट करके उस पर लागू कर सकते हैं। इस चीज को कैरेक्टर स्टाइल ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट है पेज स्टाइल भैया। यह पूरे पेज के लेआउट को निर्धारित करती है, जैसे मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसे आप अगर एमएस वर्ड में समझे तो पेज लेआउट ऑप्शन होता है आपका। ठीक है, उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में लाना है। ठीक है, अब पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, देखो पोर्ट्रेट को समझते हैं। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो हम पोर्ट्रेट पेज इस प्रकार से होता है, सभी लोग जानते हैं। ए4 साइज में हो सकता है, ए4 ए5 साइज में हो सकता है। लैंडस्केप मोड क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, लैंडस्केप मोड क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा पेज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों समझ करके रखें। यह पूरे पेज के लेआउट को नियंत्रित निर्धारित करती है। जैसे मार्जिन हो गया, पेज का मार्जिन वगैरह हो गया कि हाँ जी यहाँ से लिखा जाएगा या यहाँ से। ठीक है, और पेज ओरिएंटेशन यानी कि लैंडस्केप रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, हेडर फुटर, है ना, पेज का बैकग्राउंड वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे क्या रखा है ना, ये वाटर मार्क। ठीक है, तो ये वही चीज होती है। लिस्ट स्टाइल से आपका फ्रेम स्टाइल है। फ्रेम स्टाइल में इसका उपयोग ग्राफिक्स, फोटो और टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। यह तय करता है कि ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट कैसे रैप होगा। ठीक है, तो ग्राफिक्स है, फोटो वगैरह है, टेक्स्ट है, इसको फॉर्मेटिंग के लिए हम फ्रेम स्टाइल का, फ्रेम से आप समझ गए होंगे कि फोटो इसमें आती है, सीधी बात है, इतना याद रखो। लिस्ट स्टाइल क्या है, यह बुलेट्स और नंबरिंग की उपस्थिति को नियंत्रित करती है। इसके माध्यम से आप सूची के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित कर सकते हैं। सीधी बात है यार, मैंने देखो इधर एक तरीके से लिस्ट स्टाइल का ही यूज किया है। देखो ये एक नंबर डल गया, फिर दूसरा नंबर डल गया, तीसरा नंबर डल गया, चौथा, पांचवा। ये क्या करती है, नंबरिंग की उपस्थिति को, और बुलेट्स पॉइंट, आपने इस तरीके से पॉइंट्स भी देखे होंगे कई बार पीडीएफ में। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट आता है, फिर वहां पे लिखा होता है, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा एंटर करते ही। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक तरीके से लिस्ट स्टाइल होती है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, परिभाषित कीजिए डेटा और सूचना को, फॉर्म और क्वेरी को। 5 नंबरी क्वेश्चन में हमने इसको पूरा कंप्लीट करा था, वो वीडियो देख लेना जाकर के, वहां शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया था। तो इसको पूरा वहीं से कंप्लीट करेंगे आप लोग। ठीक है, हम थोड़ा देख लेते हैं। डेटा कच्चे तत्वों, आंकड़ों या प्रतीकों का असंसाधित संग्रह है। इसका उपयोग, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है जब तक इसे प्रोसेस न किया जाए, है ना। उदाहरण पर किसी परीक्षा के अंक हैं 25, 50, 80, 90। अब भाई इसका तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि किस परीक्षा के अंक है, क्या है, ये तो हमें पता नहीं है किसका है, लेकिन अंक हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो ये कच्चा डेटा है एक तरीके से, है ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है।
लेकिन सूचना क्या होती है? सूचना डेटा को व्यवस्थित रूप से उसे मैनेज करके संसाधित और अर्थपूर्ण बनाती है और उसका कोई सेंस निकलता है भैया, ठीक है? उसका प्रोसेस हो जाती है ना, तो वह क्या इन्फॉर्मेशन या सूचना कहलाती है। सूचना ज्ञान प्रदान करती है और निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण पर छात्र का औसत स्कोर जो है 73% है, तो ये यहाँ पे एक सेंस निकल रहा है, ठीक है? ये चीज हो जाती है। सेकंड कह रहा था फॉर्म और क्वेरी क्या है भैया? दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म क्वेरी भैया इसको छोड़ के मत जाना, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस का वह घटक होता है जो उपयोगकर्ता को डेटा प्रविष्टि के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है? तो डेटा प्रविष्ट करते हैं हम फॉर्म के अंतर्गत, ठीक है? इतना बात इसमें याद होगा। क्वेरी में क्या करता है? क्वेरी डेटाबेस से सवाल पूछने का एक तरीका है। यह हमें हजारों रिकॉर्ड्स में से केवल वही डेटा दिखाने में मदद करती है जो हमारे द्वारा किए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए उन छात्रों की सूची दिखाओ जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है। क्वेरी डेटा का विश्लेषण करने के लिए अनिवार्य है, ठीक है? तो हमें बहुत सारे डेटा में से भैया कुछ ढूंढना है, तो इसके लिए हमें क्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो को रिकॉर्ड करने से प्राप्त लिखें। ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन हम इसके चरण जो है समझ लेते हैं। चरण ही इसमें एक तरीके से पूछे जा रहे हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो रिकॉर्ड करने के जो चरण हो सकते हैं, ठीक है? प्राप्त यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रक्रिया या चरण लिखें, ऐसा होना चाहिए था। तो समझ लेते हैं हम आसानी से। चरण आपके दिए गए हैं, है ना, जो आपके इसके स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले वह फाइल खोलें जिसमें आप मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मेन्यू बार में टूल्स मेन्यू पर जाएं, ठीक है? ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इमेज इंसर्ट करने का आसानी से कर लेना। देखो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आसानी से उसको आप कर लेना एक बार, ठीक है? आप कर लोगे प्रैक्टिकली चीजें तो आप आसानी से बन जाएगा आपका, ठीक है? और अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो देख लेना है, ठीक है? यूट्यूब पर जाकर के सर्च करके इस प्रकार से कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, या फिर मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार से आप उसमें प्रैक्टिकली चीजें देखोगे ना, सो आप वहां पे आसानी से लिख पाओगे। ऐसे रटने में आपको याद नहीं रहेगा बजाय देखने की, ठीक है? तो किया होता अगर प्रैक्टिकल आपने तो बहुत अच्छी बात होती, नहीं किया तो ऐसे देख लेना, ठीक है? देखो मैक्रोस जैसे हम टूल मेन्यू पर जाएंगे, मैक्रोस विकल्प चुनेंगे, फिर उसके सब मेन्यू को रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे, ठीक है? यदि विकल्प नहीं हमें दिख रहा है तो हम ऑप्शंस में जाकर के मैक्रो रिकॉर्ड्स को इनेबल करना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर डिसेबल होगा तो वो हमारा काम नहीं करेगा। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब वे सभी कार्य करें जिन्हें आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टाइप करना, फॉर्मेटिंग बदलना या गणना करना। आपके कार्यों के दौरान एक छोटा फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन होगा, ठीक है? जिससे हमें जहां भी हमें लग रहा है कि हाँ अब हमारा काम हो चुका है तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? सभी कार्य पूरे होने पर हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अपने मैक्रो को एक पहचान योग्य नाम दें, जैसे कोई भी फॉर्मेट के नाम से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है? अंत में सेव बटन पर क्लिक करें और आपका मैक्रो तैयार है। इसे हम कभी भी रन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ होता है एक राइटर या कैल्क में बात करें तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के चरण होते हैं, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? इंडेक्स या बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायलॉग बॉक्स में मौजूद 5 टैब के नाम लिखें एवं प्रत्येक को समझाइए। सो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित 5 प्रमुख टैब होते हैं, ठीक है? जो जो टैब होते हैं वो हम समझ लेते हैं। एक प्रकार टाइप टैब होता है, एंट्रीज टैब होता है, स्टाइल टैब होता है, कॉलम टैब होता है, बैकग्राउंड टैब होता है, ठीक है? तो ये सारे टैब होते हैं इसमें। टेबल ऑफ कंटेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं 3 नंबर और 5 नंबर की वीडियो में, ठीक है? 5 नंबर के में खासकर क्वेश्चन आता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्टिंग में जो इस तरीके से आपका टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है, मतलब उसमें आगे क्या है, किस पेज पर कौन सा टॉपिक है ना? कौन सा अध्याय किस पेज पर है, तो ये सारी चीजें उस पे लिखी होती हैं, ठीक है? इंडेक्स कहलाता है हमारा, तो यही है, ठीक है? तो ये आपको रेडी कर लेना है पूरा, ठीक है? इसके 5 प्रमुख टैब कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट करना है, मैं इसमें कोई समझौता नहीं चाहूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों का वर्णन करें। एक से एक यानी कि वन टू वन, एक से अनेक वन टू मैनी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? देखो ये दिया गया है एक से एक वन टू वन, ये दिया गया वन टू मैनी, ठीक है? यहाँ पे एंटर करना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं आसानी से। जो वन टू वन रिलेशनशिप होता है इस संबंध में पहली तालिका, ठीक है, का प्रत्येक रिकॉर्ड दूसरी तालिका के केवल एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है और इसके विपरीत भी यह संबंध बहुत कम उपयोग किया जाता है और अक्सर सुरक्षा कारणों से डेटा को अलग करने के लिए अपनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि देश और राजधानी, एक देश की केवल एक ही राजधानी हो सकती है और राजधानी केवल एक ही देश में संबंधित हो सकती है। मतलब एक ही देश की, एक देश की केवल एक राजधानी हो सकती है, तो वह एक ही देश से संबंधित होगी, ना कि अलग अलग,
ठीक है। तो ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप। अब वन टू मैनी क्या होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं वन टू मैनी, यह डेटाबेस में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संबंध है। इसमें पहली तालिका का एक रिकॉर्ड दूसरी तालिका के कई रिकॉर्ड्स से, इसमें क्या हो रहा था, प्रत्येक तालिका का दूसरी रिकॉर्ड से केवल एक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ संबंध होता था। इसमें क्या होता है, कई रिकॉर्ड से संबंध हो रहा है, क्योंकि वन टू मैनी है, कई है, ठीक है, एक से कई, अनेक। लेकिन दूसरी तालिका का रिकॉर्ड पहली तालिका के केवल एक ही रिकॉर्ड से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब वही विपरीत है जैसे चीज यहाँ पे थी, ठीक है। मतलब उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, ग्राहक हो गया और ऑर्डर हो गया। एक ग्राहक कई ऑर्डर दे सकता है, लेकिन प्रत्येक ऑर्डर केवल एक ही विशिष्ट ग्राहक का होता है। तो ये चीज आप समझ गए, वन टू मैनी यहाँ पे हो गया। तो ये वही चीज है, आसानी से समझ आओ, वन टू वन यानी कि एक से एक का संबंध है, ठीक है, एक से अनेक। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संचार के 7 C's का वर्णन करना। क्लियर, कंसाइज, कंसेंट्रेट, कॉन्क्रेट एंड करेक्ट। और बहुत सारे हैं नीचे, 3 और दिए हैं, इनको पूरा कंप्लीट करना। ये आते ही है लिखने के लिए, ठीक है। और किसी भी रूप में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर मतलब संदेश का उद्देश्य, शब्द बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है ताकि पढ़ने में या समझने में प्राप्तकर्ता को कोई भ्रम ना हो। संक्षिप्त यानी कि छोटा होना चाहिए, यानी कि आपने पूरा क्या कर दिया, पूरा महाभारत छाप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, है ना। संदेश में आप ऐसा थोड़ी करते हो कि पूरा बहुत सारा लिखते जाते हो, आप मेन चीज बताते हो, ठीक है। तो संक्षिप्त होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, यानी कि कॉन्क्रीट कह सकते हैं। तो संचार तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, ना कि केवल कल्पनाओं पर, ठीक है। करेक्ट होना चाहिए, सही भी होना चाहिए यार, क्योंकि दोनों तरफ जो भाषा है बिल्कुल बिल्कुल से सही होनी चाहिए, ठीक है। सुसंगत होना चाहिए, संदेश के सभी विचार आपस में जुड़े होने चाहिए और मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, नहीं कि आपने अधूरी बात बताई बीच में कहीं पे उसको तोड़ दिया उत्तर को, ठीक है। ये चीज होती है। संचार का लहजा सम्मानजनक, दोस्ताना और सकारात्मक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप आसानी से जानते हो और आप करके भी आओगे सही। अगला है गोल सीक को परिभाषित करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लेना। मैं इसको बहुत सारे स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। गोल सीक, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम कंप्लीट किए हैं। सो ये बिल्कुल जरूर से कर लेना है आपको गोल सीक, ठीक है। हमने कई बार इसको देख लिया है। आगे क्वेश्चन देखें कि डेटा क्या है, डेटा के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। डेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। डेटा कच्चे तत्वों, हमने ऊपर भी देखे हैं इसकी परिभाषा कई बार। डेटा आंकड़ों और सूचना का एक समूह या ग्रुप होता है, जिससे भविष्य में प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। मतलब डेटा एक ऐसी चीज होती है जिसका अगर हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग अगर होती होगी तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। वैसे तो डेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सूचनाओं का एक समूह होता है। डेटा का अपना कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि उसका विश्लेषण ना हो। डेटा के कुछ प्रकार दिए गए हैं, न्यूमेरिक डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, बाइनरी डेटा होता है, बूलियन डेटा होता है, डेटा टाइम डेटा होता है, मल्टीमीडिया डेटा होता है। तो ये कुछ डेटा के टाइप्स दिए गए हैं। देखो किस डेटा के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसको पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। मल्टीमीडिया डेटा के अंदर हम जाते हैं, इमेज आती है हमारी, ठीक है? और ऑडियो, वीडियो वगैरह आती हैं, तो ये सारी फाइल्स इसमें होती हैं। और डेट या टाइम, इसका उपयोग तारीख, समय से संबंधित जानकारी को एक विशिष्ट फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो डेट या टाइम, भाई तारीख, समय वही अपना चीज़ है, ठीक है? बूलियन डेटा, इसमें केवल 2 ही मान संभव होती हैं, या तो सही या गलत, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखें। बाइनरी डेटा में कंप्यूटर केवल इसी भाषा को समझता है, 0 और 1, ठीक है, इसके रूप में होता है। और अल्फा न्यूमेरिक में देखो, जैसे हमारे कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जो कि अलग तरीके से कैरेक्टर होते हैं हमारे, एट द रेट हो गया, हैच हो गया आपका, ठीक है, और आपका प्रतिशत हो गया, परसेंटेज का मार्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा में हमारा क्या होता है, इसमें केवल नंबर्स शामिल होते हैं, संख्या होती हैं 0 से 9 तक। इसका उपयोग गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सीधी बात है, ये याद रखो आप, न्यूमेरिक डेटा में क्या हो रहा है, नंबर से शामिल है, नंबर से संबंधित है। अल्फा न्यूमेरिक में हमारे कोई विशेष चिन्ह हैं, ठीक है, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है, एट द रेट वगैरह हो गया, ठीक है, हैशटैग हो गया, ठीक है, ये सारे। बाइनरी डेटा में 0 और 1 को केवल पहचाने का डेटा। बूलियन डेटा में हमारे क्या, ट्रू और सत्य, असत्य और सत्य, ट्रू और फॉल्स, ये 2 चीजें केवल होती हैं, इन्हें ही केवल माना जाता है, ठीक है। डेट एंड टाइम में टाइम एंड इसका ये जानकारी होती है। मल्टीमीडिया में हमारी इमेज, ऑडियो, वीडियो होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अग्निशामक यंत्र को समझाइए, विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र की तुलना कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 2025 के पेपर का, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आई हुई थी, ठीक है। तो अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? ये एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में छोटी आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक बेलनाकार टैंक होता है जिसमें आग बुझाने वाला रसायन भरा होता है, ठीक है। तो आप अग्निशामक यंत्र समझते होंगे सभी लोग, ठीक है, फायर ब्रिगेड वगैरह होता है जो, है ना, तो वो चीज है इसमें, ठीक है। अब देखो, इसके जो प्रकार हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? वाटर एक्सटिंग्विशर एंड फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर हो गया, CO2 हो गया, वेट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग प्रकार से ये उनमें भरा हो सकता है उन टैंक्स में, जो कि इनकी बेलनाकार टैंक्स की बात करेगी, ठीक है। यह लकड़ी, कागज और कपड़े क्लास ए की आग के लिए, ठीक है, मतलब कपड़े में आग लगी है, लकड़ी में आग लगी है, तो ये वाले पानी से आग बुझ जाएगी, मतलब, ठीक है। फोम यंत्र कब यूज किए जाएंगे? यह पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों की आग के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। ड्राई पाउडर कब यूज किया जाएगा? यह बहुमुखी, सबसे बहुमुखी है, और यह गैस गैस के कारण आग लगी है तो उस पर काम करता है। और CO2 के लिए हम किस तरीके का यूज करेंगे? या बिजली के उपकरणों और कंप्यूटर की आग से बचने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह पीछे कोई विशेष अवशेष नहीं छोड़ता है, ठीक है। और ये याद रखें, वेट, यह है सबसे विशेष रूप से रसोई की आग के लिए, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, फैट की आग के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों की आग बुझाने के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं? अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। और ये चीज याद रखना कि वाटर यंत्र होते हैं, ये क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी के अंतर्गत क्या आ रहा है? चीजें याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। ये क्लास ABC तीनों आते हैं इसके अंतर्गत ड्राई पाउडर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है? इसके लाभों को विस्तार से समझाइए। तो DBMS हम समझ ही चुके हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेटा के बड़े संग्रह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए बनाया जाता है, और यह डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करके उसे खोजने, अपडेट करने और सुरक्षित रखने का एक ढांचा प्रदान हमें करता है। इसके कुछ लाभ हो सकते हैं कि डेटा को हम कैसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी की कमी कैसे हो सकती है इसमें, डेटा की अखंडता, सुरक्षा, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके लाभ हैं डेटा की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। डेटा साझाकरण, एक ही डेटाबेस को अलग अलग विभागों में कई लोगों के साथ एक्सेस करने के लिए हम उसे शेयर करते हैं, ठीक है, कि वो उपयोग कर सकें, ठीक है। जिससे क्या होता है? सूचना का प्रभाव बेहतर होता है, ये इसका एक लाभ हो गया। डेटा रिडंडेंसी की कमी, एक ही जानकारी को बार बार अलग फाइलों में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे डिस्क स्पेस भी बचता है। डेटा अखंडता, यह नियमों के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में केवल सही और वैध डेटा ही प्रविष्ट किया जाए। सुरक्षा के माध्यम में यह बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है, और उपयोगकर्ता के पास उसकी भूमिका के अनुसार सीमित अधिकार ही होते हैं, ठीक है। संवेदनशील डेटा तक पहुंचने के लिए नियंत्रित करता है। बैकअप रिकवरी, बैकअप रिकवरी के लिए कंप्यूटर खराब हो जाए तो DBMS क्या करता है? डेटा को स्टोर कर लेता है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि देखो, हमने अभी पढ़ा कि डेटा को संग्रह करता है कुशलतापूर्वक, ठीक है। डेटा को स्टोर करने, उसे खोजने, उसे अपडेट करने, ठीक है, इसका एक तरीके से क्या करता है? काम करता है। ये यही तो उसका काम है। डेटाबेस प्रबंधन मतलब डेटाबेस को मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो ये सारी चीजें करेगा। डेटा एक ही स्थान पर अपडेट होता है, और इसलिए सभी उपयोगकर्ताओं को हमेशा नवीनतम जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मतलब सबकी जगह अपग्रेड होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग कितने प्रकार की होती है? समझाइए। देखो, आग आग के भी प्रकार होते हैं भाई, क्लास ए प्रकार की, बी प्रकार की, C, D, E और F या K, इस प्रकार से आग होती है भैया। देख लो, लकड़ी, कागज और कपड़े में आग लग रही है, रबर में आग लग रही है, तो क्लास ए प्रकार की आग है, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। और क्लास बी के अंतर्गत आती है पेट्रोल डीजल वाली आग, ठीक है, पेट्रोल डीजल वाली आग आती है, ठीक है। एक क्लास ये आती है आपकी, देखो, इसमें धातुएं शामिल होती हैं, जैसे टाइटेनियम, मैग्नीशियम वगैरह में आग लग रही है तो क्लास डी में आएगी, ठीक है। LPG मतलब गैस वगैरह में, किसी भी गैस में, ठीक है, गैस सिलेंडर में आग लग रही है तो क्लास सी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। सिलेंडर से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, सी सिलेंडर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसको पूरा आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। CO2 वगैरह में आग लग रही है, CO2 की वजह से, तो ये हो जाएगा क्लास ई के अंतर्गत, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर में होता है ये चीजें। और ये हो गया आपका, ये रसोई के खाना पकाने, तेल वगैरह में के कारण आग लग रही है, ठीक है, तो ये आएगा आपका क्लास F या K के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह होती है। अगला कह रहा है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे काम करता है? उदाहरण सहित समझाइए भैया। ये 5 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है, 7 में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करके जाना है। और देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और हर बार इसका क्वेश्चन आता है। वन टू मैनी रिलेशनशिप अभी हमने ऊपर देख भी लिया,
इसमें होता क्या है कि यह डेटाबेस में तब होता है जब पहली तालिका के एक से अधिक रिकॉर्ड दूसरी तालिका के एक से अधिक रिकॉर्ड से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है? तो 1 टू 1 में क्या हो रहा था, एक तालिका के अगले तालिका के एक ही रिकॉर्ड से संबंध था। लेकिन इसमें क्या है, एक से एकत्र अधिक रिकॉर्ड से संबंधित रख सकते हैं। इसे सीधे 2 तालिकाओं के बीच लागू करना कठिन होता है। काम करने का तरीका इसमें क्या है, इसे लागू करने के लिए एक तीसरी मध्यस्थ तालिका, जिसे जंक्शन टेबल भी कहा जाता है, बनाई जाती है। यह जंक्शन टेबल दोनों मूल तालिकाओं की प्राइमरी की को अपने पास रखती है। मतलब हमने देखा था कि प्राइमरी कीज़ का और फॉरेन कीज़ का इसमें क्या हो रहा था, साझाकरण हो रहा था। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो छात्र और पाठ्यक्रम। एक छात्र कई अलग-अलग पाठ्यक्रम जैसे गणित, विज्ञान, संगीत, ठीक है, आईटी में दाखिला ले सकता है और दूसरी ओर एक ही पाठ्यक्रम में कई छात्र पढ़ सकते हैं। यहाँ छात्र और पाठ्यक्रम के बीच मैनी टू मैनी संबंध है। डेटाबेस डिजाइन में इसे जंक्शन टेबल, एनरोलमेंट टेबल के जरिए वन टू मैनी संबंधों में तोड़ करके सरल बनाया जाता है। ठीक है, तो मैनी टू मैनी मतलब एक ही ये जो कई फाइलें हैं, कई टेबल्स हैं, वो कई टेबल्स से अगली कई टेबल्स से क्या कर सकती हैं, संबंध रखती हैं। यही है मैनी टू मैनी, है ना? कई से कई का संबंध। अगला कह रहा है कि एक विजार्ड का उपयोग करके टेबल कैसे बनाते हैं? तो ये पूरे उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है? देखो, लिब्रे ऑफिस बेस खोलें और अपनी डेटाबेस फाइल्स को खोलेंगे। डेटाबेस विंडो के बाईं ओर टेबल्स आइकन पर क्लिक करेंगे। टास्क सेक्शन में यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल विकल्प को हम सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे उसको और विज़ार्ड का पहला स्टेप खुलेगा, वहाँ कैटेगरी चुनेंगे, बिज़नेस या पर्सनल जो भी है, ठीक है? उसे चुनें, फिर दी गई सूचना में एक सिंपल टेबल जैसे एम्प्लॉइज़ या कॉन्टैक्ट वगैरह हम चुनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नमूना तालिका चुनने के बाद दाहिने हाथ की सूची में से उन फ़ील्ड्स को चुनें जिन्हें आप अपने टेबल में रखना चाहते हैं, ठीक है? और आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप प्रत्येक फ़ील्ड के डेटा प्रकार जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, है ना? उनकी लंबाई वगैरह को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप प्राइमरी की सेट करें और आप विज़ार्ड पर स्वचालित रूप से बनाने के लिए कह सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के अंत में अपने टेबल को एक नाम दें और फिनिश बटन पर क्लिक करके डेटा प्रविष्टि के लिए तैयार है आप। ठीक है? तो ये कुछ इसके स्टेप्स हो सकते हैं विज़ार्ड के लिए टेबल बनाने के। अगला कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है? बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। आपने किया भी होगा अगर एक बार आध बार, ठीक है? तो बन जाएगा, ठीक है? देखो, अब कोई इमेज हमने इंसर्ट करी भाई, अब हमें उस इमेज को क्या करना है? नियंत्रित करना है ना? कि ठीक तरीके से वो जहाँ हमें रखनी है वहीं पे चली जाए, ठीक है? वहाँ पे रहे वो ठीक तरीके से और इधर-उधर ना भागे। एंकरिंग सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, इमेज दस्तावेज के किस हिस्से से जुड़ी है? यानी कि उसकी पोज़ीशनिंग करना है एक तरीके से कि वो कहाँ रहेगी, क्या इस तरफ रहेगी, है ना? या ये उसका यहाँ पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए, किस साइड वो होनी चाहिए, ठीक है? तो ये होती है पोजीशनिंग करना, एंकरिंग करना। इसमें जो पैराग्राफ से एंकर है, तो टेक्स्ट के ऊपर जाने पर इमेज भी ऊपर ही जाएगी, ठीक है? तो मतलब टेक्स्ट को हम रैप कर देते हैं, इमेज को रैप टेक्स्ट कर देते हैं, तो वो इमेज टेक्स्ट के साथ ही जाएगी, ठीक है? ये रैप टेक्स्टिंग का ऑप्शन है हमारे लिए आगे, ठीक है? अलाइनमेंट क्या है? संरेखण करना है। यह पेज के मार्जिन के संदर्भ में इमेज की स्थिति तय करता है। आप इमेज को हॉरिज़ॉन्टल करना चाहते हैं, वर्टिकल रूप में कैसे अलाइन करते हैं, वो इसमें सेट रहेगा। रैप टेक्स्ट में क्या होता है? ये नियंत्रित करता है कि इमेज के आसपास का टेक्स्ट कैसे व्यवहार करेगा। इसके मुख्य विकल्प हैं, नन हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है? थ्रू हो गया, ये सारे किस ऐसे विकल्प हमें दिखाई देते हैं, किसी किस तरीके से हमें उसको रैप करना है, ठीक है? इमेज टेक्स्ट के साथ जाए। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जब एक से अधिक इमेज या ऑब्जेक्ट हों, तो यह तय करता है कि कौन-सी इमेज ऊपर दिखेगी और कौन-सी नीचे, ठीक है? तो उस तरीके से हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कि सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है? किसको आगे लाना है, किसको पीछे ले जाना है। क्रॉप एंड रिसाइज़ कर सकते हैं हम उसको। तो ये तो आसान सी चीज़ है, आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल से याद रखना। अगला कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न स्थितियों श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में विभिन्न जो इसकी स्टाइल्स की श्रेणियाँ हो सकती हैं, इनका वर्णन करना है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में यह उपलब्ध होता है। तो F11 विंडो का यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है? कीज़ का। पैराग्राफ स्टाइल होती है, कैरेक्टर स्टाइल होती है, फ्रेम स्टाइल होती है, ठीक है? वही स्टाइल्स हैं कुछ जिनको हम ऊपर देखे हुए थे, ठीक है? इसमें क्या होता है, फ़ॉन्ट का प्रकार, टेक्स्ट का आकार बदलना, लाइन स्पेसिंग करना, ठीक है? वही चीज़ें शामिल हैं इसमें, ठीक है? कैरेक्टर स्टाइल में क्या है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब पूरे पैराग्राफ को बदलने के लिए कुछ शब्दों को हाइलाइट या रंगीन किया जाता है ना? फ्रेम स्टाइल में इमेज ग्राफिक्स वगैरह को जोड़ा जाता है, ठीक है?
रैपिंग बॉर्डर सेटिंग्स भी शामिल होती है इसमें, ठीक है। हम उसको पोजीशन कर सकते हैं, उसको हम एंकरिंग कर सकते हैं उसकी। अगला कह रहा है पेज स्टाइल, देखो वही चीजें हैं, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, ठीक है। टेबल के रूप में भी हम उसको दिखा सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। लिस्ट में हम उसको बुलेट्स में, नंबर्स में, कैसे हमने अभी ऊपर देखा यार, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से सुन लो। कार्यस्थल सुरक्षा को समझाइए। सुरक्षा से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन आना तय है, ये बात की गारंटी भी है, ठीक है। कार्यस्थल सुरक्षा के लिए कर्मचारी की बुनियादी जिम्मेदारियों की सूची बनाइए। तो कार्यस्थल सुरक्षा होती क्या है पहले तो, है ना? यह उन नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है जो किसी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों को रोकना है, ठीक है। तो देखो, कार्यस्थल पर जो सेफ्टी के लिए जो चीजें होनी चाहिए स्पेशली, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो यह एक तरीके से नीति कह सकते हो, नियम कह सकते हो या प्रक्रिया कह सकते हो, इसका समूह है कार्यस्थल सुरक्षा, जिसमें किसी संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको स्वास्थ्य, कल्याण, जीवन की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए, है ना, वहाँ पे कुछ नीति, नियम होते हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं, चोटों, बीमारियों को रोकना होता है। इसका एक सुरक्षित कार्यस्थल न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि संस्था की उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। इसकी जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए कर्मचारी की, उसके लिए नियमों का पालन उसको करना चाहिए, उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए, सुरक्षा उपकरण करना चाहिए, सुरक्षा उपकरण, पीपीईज़ वगैरह वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है? और खतरों की सूचना के बारे में उसका अवेयर होना चाहिए, साफ-सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, आपका आपातकालीन तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, स्वयं और दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी कुछ स्थितियाँ ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं कर्मचारियों की, तो ये आप बिल्कुल से याद रखेंगे, ठीक है? आसानी से आप लिख दोगे इसके अंतर्गत तो। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। हमने देखो 1 नंबर के क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, 2 अंक के 2 अंक के तो आते ही नहीं है, 3 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 5 अंक के भी कर चुके हैं, 7 अंक के भी कर चुके हैं। सो अब केवल इतना काम बचता है आपके पास कि इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ और जितना भी हो सकता है शेयर कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना आईटी के लिए पढ़ाई करने के लिए मिलता नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ लें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, ना समझ में आता है बुक में अच्छी तरीके से। सो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे कुछ कंप्लीट करो। ऑल द बेटर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अगले पेपर की तैयारी के लिए। और इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देख लोगे, 2x में चैट कर लो वीडियो को, तो मैं तो बार-बार कहता हूँ, और देखते रहो। सुनोगे चीज़ों को तो याद होंगी, और 2-3 बार वीडियो देख लेना, तीनों चारों, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।